नमस्कार दोस्तों। एलएचबी मैथ्स कंटिन्यू जो है चौथा ये 5वां लेक्चर है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो अभी तक हम लोग देख चुके थे उसके आगे इसमें देखेंगे। इसमें आज हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हील गेज के बारे में। व्हील गेज क्या होता है? तो दोस्तों ये जो व्हील गेज है इसमें जैसे दिख रहा है तो ये जो होता है क्या होता है, तो देखिए जो व्हील गेज होता है ये डिस्टेंस होता है फ्लेंज टू फ्लेंज, यानी कि एक ही एक्सल पे जो हमारे व्हील सेट लगे रहते हैं तो उसके फ्लेंज टू फ्लेंज जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं व्हील गेज। और ये जो स्टैंडर्ड होता है वो 1600 mm होता है, मैक्सिमम 1602 mm, मिनिमम 1599 mm, यानी कि 1600 + 2 - 1। ठीक है, अब इसमें कुछ थ्योरी उसको देख लेते हैं। There should be no variation in the value of the wheel gauge measured at the 3.120 degree apart on a wheel set. However, the actual value of the wheel gauge can vary as per the tolerance given in a table. तो इसमें दोस्तों जैसे कह रहा है कि एक व्हील सेट जो होता है, जैसे कि मान लीजिए ये सर्कुलर शेप का है, तो टोटल अगर यहाँ से एंगल देखेंगे तो ये 360 डिग्री होता है। तो इसको जो है 3 पॉइंट से मेजर करते हैं। 3 पॉइंट से मेजर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है जो एंगल 3 पॉइंट से मेजर करेंगे तो ये जो है 120 डिग्री पे होना चाहिए, यानी 3 पॉइंट मार्क कर लेंगे व्हील पे, फिर मेजर करेंगे मतलब मेजर करेंगे 120 डिग्री के डिस्टेंस पे होना चाहिए, यानी कि इसको जो 3 से डिवाइड करोगे तो 120 आएगा ये। ठीक है ना, 360 में 3 से डिवाइड करोगे, 3 पॉइंट हम मेजर करते हैं तो 120 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री पे इसको जो है पॉइंट कर लेंगे व्हील टेट पे और वहाँ पर जो है इसको मेजर करते हैं। और इसमें कह रहा है कि जो वेरिएशन है वो जो है जो लिमिट दिया हुआ है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 1600 में स्टैंडर्ड है, 1602 मैक्सिमम है और 1599 mm जो है वो मिनिमम होता है डिस्टेंस। चलिए दोस्तों अब इसमें देखते हैं व्हील डायमीटर ऑन ट्रेड। तो इसमें जैसे दोस्तों कह रहा है द व्हील डायमीटर इज ए मेजर ऑन द ट्रेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 63.5 mm फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द व्हील विथ अ व्हील डायमीटर गेज। व्हील डायमीटर गेज जो होता है जिसकी हेल्प से हम लोग जो व्हील होता है उसका जो है हम डायमीटर मेजरमेंट करते हैं। तो जो हमारा फ्लेंज होता है उसके वहाँ से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन लाएंगे, ठीक है ना, इनसाइड तो 63.5 mm जो डिस्टेंस होता है वहाँ से मेजर किया जाता है। टेट से इतना डिस्टेंस नीचे पे जो है 63.5 mm नीचे पे मेजर करते हैं इनसाइड द फेस ऑफ द व्हील। ठीक है ना, और ये जो होता है इसमें जो वेरिएशन होता है व्हील टेट डायमीटर में, तो जैसे कि एक सेम एक्सल है, सेम एक्सल पे दोनों व्हील के बीच में जो डायमीटर है, ठीक ना, तो उसके व्हील के बीच में जो डायमीटर होता है सेम एक्सल पे 0.5 mm से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अगर सेम बोगी में है यानी सेम ट्राली में है तो 5 mm, और सेम कोच में है तो सेम कोच में जो है 13 mm। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा कि सेम एक्सल में 0.5 mm, सेम बोगी में 5 mm और सेम कोच में जो है 13 mm। अगर यही वो क्या बोलते हैं मालगाड़ी का होता है, वैगन का होता है, तो सेम एक्सल पे वो भी जो है 0.5 mm रहता है, सेम बोगी में जो है 13 mm होता है और सेम कोच में जो है 25 mm का होता है मालगाड़ी केस में। बट ये जो कोच है सवारी गाड़ी है तो उसका वेरिएशन 0.5 mm सेम एक्सल पे, सेम बोगी पे जो है 5 mm और सेम कोच में जो है 13 mm का होना चाहिए। और इसमें देख लेते हैं दोस्तों को, जो अगर न्यू व्हील डायमीटर है तो उसका जो डायमीटर होता है तो 915 mm होता है। जो कंडम करते हैं इसमें दिया हुआ 845 mm, 845 mm पहले था, अब RDSO का न्यू गाइडलाइंस आया है उसके अकॉर्डिंग जो LHB कोच है, ठीक ना, LHB कोच है ज़्यादातर में जितनी भी सवारी गाड़ी है अब ज़्यादातर में LHB कोच ही चल रहे हैं। जो ICF कोच हो रहे हैं धीरे धीरे क्या हो रहे हैं कि वो ख़त्म हो रहे हैं, मतलब उसको मिनिमाइज़ किया जा रहा है, उसकी सर्विस से हटा रहे हैं उसको। तो अब इसका जो LHB कोच का पूछिएगा तो LHB कोच का भी दिया भी हुआ है, तो ये जो होता है 855 mm, ठीक है ना, 855 mm क्या करेंगे कंडम करेंगे, यानी कि इसका न्यू व्हील डायमीटर जो है 915 mm, कंडमी जो है 855 mm। अगर यही ICF होता तो ICF के केस में क्या होता है, ICF के केस में क्या होता है कि न्यू जो होता है
न्यू जो होता है वो 915 mm होता है, और जो कंडम करते हैं वो 825 mm पे जो है कंडम करते हैं ICF, अगर ICF रहेगा तो। अब हम लोग देखते हैं कि बोगी ब्रेक इक्विपमेंट, बोगी ब्रेक इक्विपमेंट क्या होता है। यहाँ दोस्तों जैसा कि हम दिख रहा है, बोगी ब्रेक इक्विपमेंट, the bogie brake equipment include brake cylinder, brake caliper, brake shoes with snap lock gate and brake disc. U series brake cylinder with automatic slack adjustment are used to operate the फ्रिक्शन ब्रेक इन अ रेल व्हीकल। यानी कि जो हमारा बोगी ब्रेक इक्विपमेंट होते हैं, इसमें जो पार्ट्स होते हैं उनके पार्ट्स के नाम है। इसमें ब्रेक सिलेंडर होता है, ब्रेक कैलिपर यूनिट होती है, ब्रेक शूज होते हैं विथ स्नैप लॉक गेट होता है, ब्रेक डिस्क होता है, यू सीरीज ब्रेक सिलेंडर होता है, ऑटोमेटिक स्लैक एडजस्टमेंट होता है जो कि इनबिल्ट होता है, ठीक है ना। द ऑटोमेटिक स्लैक एडजस्टमेंट इज प्रोवाइडेड टू टेक केयर ऑफ द लॉस इन द क्लियरेंस ड्यू टू वियर on a brake pad and brake disc. The braking force is generated by the charging the brake cylinder, which in turn press the brake pad against the brake disc. Each axle is equipped with a two brake disc. यानी कि इसमें कह रहा है कि प्रत्येक एक्सल पर जो होता है 2 ब्रेक डिस्क बना होता है, और जब हम ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर भेजते हैं, जब हम ब्रेक एप्लीकेशन करते हैं, तो जो है डीवी के थ्रू जो होता है एआर का प्रेशर जो है ब्रेक सिलेंडर में जाता है और वहाँ से जो है ब्रेकिंग हो जाती है। तो वो क्या करता है कि जो ब्रेक पैड होता है वो ब्रेक डिस्क पे चिपक जाता है, इससे जो होती है ब्रेकिंग हो जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। ये जो दिख रहा है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये ब्रेक कैलिपर यूनिट है यहाँ पूरा पे, और ये जो यहाँ पे नीचे दिख रहा है ये जो है ब्रेक डिस्क है, सॉरी ये जो है ब्रेक डिस्क है, ठीक है ना। और ये यहाँ जो दिख रहा है ब्रेक पैड है। और दोस्तों जो दिख रहा है ये है व्हील। जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है, तो ये जो हमारा ब्रेक डिस्क है जिसका व्यास जो होता है 640 mm होता है, और इसकी जो विड्थ होती है वो 110 mm की होती है विड्थ, ठीक है दोस्तों। अगर ये जो है 14 mm खींच जाता है दोनों साइड से, यानी कि 7 mm जो है 7 mm जो है एक साइड से घिसेगा, इसमें जो है ब्रेकिंग मतलब इसको जो है सर्विस से हटा देते हैं। यानी कि जो हमारा ब्रेक डिस्क है, तो अगर न्यूली रहेगा, ये नया रहेगा, तो इसका जो विड्थ है 110 mm का होगा, ठीक है ना। जो कंडम कर देंगे तो 96 mm पर पहुंच जाएगा, जिसको क्या कर देते हैं कंडम कर देते हैं। और जो हमारा ये ब्रेक डिस्क है और ये हमारे इधर ब्रेक पैड लगा हुआ है, तो इसके बीच का जो गैप होता है, ठीक ना, तो वो जो है 1.5 mm होता है, ठीक ना। क्योंकि ये ऑटो एडजस्ट करता है, तो 1.5 mm पे क्या करता है ऑटो एडजस्ट कर लेता है। अगर ऑटो एडजस्ट नहीं करता तो यहाँ पे जो है यहाँ पे लगा रहता है ब्रेक एडजस्टमेंट करने के लिए, तो वहाँ पे स्पाइनर लगा कर उसको जो है इसका चाल को जो है एडजस्ट किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कपलर एंड बफर गियर। तो इसमें देखते हैं द कनेक्शन बिटवीन द टू एडजेसेंट व्हीकल विथिन अ ट्रेन सेट इज डन बाय अ कपलर सिस्टम which is consisting of the coupler itself and a dra and buffer gear। यानी जो कपलिंग सिस्टम होता है तो उसमें एक होता है सेंटर बफर कपलर जिसको कहते हैं CBC, ठीक ना। उसके साथ उसमें होता है ड्रा एंड बफिंग गियर, यानी कि उसी के साथ जो CBC होता है इस तरीके से, मान लीजिए CBC है, इस तरीके से उसका कुछ बनावट रहता है CBC का, इस तरीके से नकल रहता है यहाँ पे, और फिर इस तरीके से सैंक रहता है, तो यहाँ पे जो है इसमें बना रहता है। तो इसमें ड्रा एंड बफिंग गियर जो होता है, यानी कि जब बफ करता है, तो यानी कि जब ट्रेन खड़ी होती है तो क्या होता है कि जैसे एक कोच जो है दूसरे कोच से एडजेसेंट जो है इसके सेंटर बफर कपलर के थ्रू जो होता है वो अटैच रहता है। तो एक क्या करता है कि एक दूसरे पे क्या होता है, इधर जैसे ट्रेन रुकती है, एक इधर जो है फोर्स लगाता है और एक इधर जो कोच है इधर फोर्स लगाता है, तो दोनों में क्या होता है कोलिजन होता है। तो वो जो होता है जहाँ से फिर जो कोलिजन होगी तो यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है, तो उनको जो एनर्जी जनरेट होती है तो जो एक बफिंग गियर होता है, ठीक ना, तो उसको एनर्जी क्या करता है एब्जॉर्व कर लेता है, एनर्जी क्या करता है एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है ना दोस्तों। जो कोलिजन इम्पैक्ट होता है
तो उसको क्या करते हैं, एक बार को लेते हैं। इसी तरीके जब ट्रेन चलने लगती है, जब ट्रेन चलने लगती है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा फोर्स है, जो यहाँ सीबीसी में जो फोर्स होता है, एक इस डायरेक्शन में लगता है, इस डायरेक्शन में, और एक इधर खींचता है, जो रजिस्टर में पीछे गाड़ी है तो उसका इधर फोर्स होता है, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो उसमें जो होता है उसमें ड्रैग फोर्स होता है, यानी कि उसमें क्या करता है, ड्रॉ कर रहा है, ठीक है ना। तो उसको जो, तो वो क्या करता है, इसी साइन के थ्रू जो होता है वो ड्रॉ होता है, ठीक है ना। तो इसका कुछ मतलब कोई लिमिट रहती है, ठीक है ना। इसका ड्राइंग टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए तो सब रहता है। तो यानी कि ड्राई एंड बफिंग गियर जो होता है इसी सीबीसी के साथ ही जो है, जो सेंटर बफर कपलर है और जो सैंक सिस्टम में बना हुआ है, सैंक तो ड्राई एंड बफिंग गियर सिस्टम जो होता है इसी के साथ बना रहता है। The center buffer coupler are able to transmit both the tensile and the compressive force, यानी कि जो सेंटर बफर कपलर होता है टेंसाइल और कंप्रेसिव, यानी टेंसाइल फोर्स कब लगेगा, जब ट्रेन चलती है तो उसमें टेंसाइल फोर्स लगता है, और जब ट्रेन खड़ी होने लगती है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स होता है। तो जो कंप्रेसिव फोर्स होता है उसको जो बफिंग गियर होता है वो ऑब्जर्व कर लेता है, और जो टेंसाइल फोर्स होता है वो जो ड्रा सिस्टम होता है DRAW जिसको ड्रा बोलते हैं, तो उसके थ्रू होता है, मतलब वो एब्जॉर्ब, मतलब उसके थ्रू मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ वो वियर करता है। फर्दर द टाइट लैग कपलर बाय इट्स स्पेशल डिजाइन हिंडर द क्लाइंबिंग ऑफ द व्हीकल इन केस ऑफ द एक्सीडेंट। जो हमारा सेंटर बफर कपलर होता है, ठीक है, जो कि एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड टाइप का यस टाइप हाई टेंसाइल सेंटर बफर कपलर होता है। तो इसमें फीचर होता है कि इसमें एंटी क्लाइंबिंग होता है, यानी कि जब ट्रेन कोलिजन करती है तो इसमें ऐसा फीचर बनाया जाता है कि ये कोच जो है दूसरे कोच के ऊपर जो है एक्सीडेंट के समय जो है चढ़ नहीं पाती, मतलब कि कोलिजन के समय जो है एक मतलब कोलैप्स नहीं होती एक दूसरे पे जो कोचेज होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि AAR टाइप एस कपलर हैज सम लिमिटेशन ऑन द ट्रांजिशन कर्व। द कपलर स्टीम अलाउ अ वर्टिकल एंगल ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द ±7 डिग्री एंड हॉरिजेंटल एंगल ऑफ द डिफ्लेक्शन ±17 डिग्री, ठीक है। द मेन कंपोनेंट ऑफ द कपलर सिस्टम आर टाइट लॉक कपलर हेड, ड्रा बार, गाइड जिसको बोलते हैं सपोर्टिंग डिवाइस, एंड ड्रॉप गियर। देखिए जो हमारा ये सेंटर बफर कपलर है जो कि ये बनाया गया है, ये एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड हाई टेंसाइल सेंटर बफर कपलर। इसके कुछ लिमिटेशन ये है कि जो डिफ्लेक्शन होता है तो वर्टिकल डायरेक्शन जो डिफ्लेक्शन होता है, तो ये जो होता है वर्टिकल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन ये ±7 डिग्री होता है, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता है, हॉरिजॉन्टली जो डिफ्लेक्ट करती है तो प्लस माइनस जो है 17 डिग्री डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है ना। इसको गैदरिंग लिमिट बोलते हैं। अब हम दोस्तों हम देख रहे हैं कि ये जो है कपलर असेंबली है, इसमें देख रहे हैं कि ये कपलर सैंक दिख रहा है, यानी कि ये जो अंदर दिख रहा है यहाँ पे जिस जो सपोर्टिंग डिवाइस के ऊपर रखा हुआ है इसको बोलते हैं कपलर सैंक, ठीक है ना। अब फिर ये जो जिसमें स्प्रिंग लगे हुए हैं दिख रहे हैं, किसी में 3 स्प्रिंग रहता है, किसी में 4 स्प्रिंग का सेट होता है, इसको कहते हैं सपोर्टिंग डिवाइस। सपोर्टिंग डिवाइस क्या करता है कि ये जो हमारा सैंक है, ठीक है ना, तो सैंक को ये सपोर्ट करता है, इसलिए इसको क्या करते हैं सपोर्टिंग डिवाइस कहते हैं। और जो सिस्टम में दिख रहा है ये हमारा सेंटर बफर कपलर है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये है टाइट लैग कपलर हेड AAR टाइप एच, यानी कि एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड टाइप हाई टेंसाइल सेंटर बफर कपलर है। तो उसके क्या कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं तो उसके एक बार आप लोग समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है देखिए दोस्तों, यहाँ जो दिया गया है पहला नंबर दिया गया है मेन बॉडी, यानी कि जो ए है जो सैंक है, ठीक है ना, जिसको हम सैंक कहते हैं, ये है इसको कहते हैं मेन बॉडी, ठीक है ना, यानी कि जो है मेन बॉडी है। फिर दूसरा यहाँ पर दिया गया है नक्कल है, ये नक्कल जो होता है सबसे वीक पोर्शन होता है सेंटर बफर कपलर का, यानी कि जो अगर कभी भी ट्रेन पार्टीशन होता है तो यही नक्कल के वीक पोजीशन होने के कारण जो होता है ये खुल जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है ना। अनकपल जो होता है इसी सेंटर मतलब कि नक्कल के थ्रू ही होता है, ठीक है। अब तीसरा जो है यहाँ पे लॉक है, यानी कि यहाँ जो तीसरा दिख रहा है यहाँ पे तो इसको कहते हैं ये लॉक है। चौथा दिख रहा है नक्कल थ्रोवर, यानी कि ये जो नक्कल को बाहर फेंकने का काम करता है, जब ऑपरेटिंग हैंडल से हम नक्कल खोलते हैं तो नक्कल क्या करता है बाहर की तरफ पुश कर देता है, तो उसको कहते हैं नक्कल थ्रोवर। तो यानी कि ये जो दिख रहा है ये है नक्कल थ्रोवर। पाँचवां यहाँ पर दिख रहा है रोटेटरी लॉक लिफ्ट असेंबली, यानी कि पाँचवां यहाँ पर देखो दोस्तों जो दिख रहा है
इसको कहते हैं रोटेटरी लॉक लिफ्ट असेंबली। ये जो है रोटेटरी लॉक लिफ्ट असेंबली है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए 6वां दिख रहा है वियर प्लेट, यानी कि 6 जो है यहाँ पे ये वियर प्लेट है, यहाँ पे जो है ये वियर प्लेट है। 7वां जो दिख रहा है ये है स्फीरोलास्टिक साइलेंट ब्लॉक। ये जो 7वां दिख रहा है स्फीरोलास्टिक साइलेंट ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा है। 8वां जो दिख रहा है ये है स्प्लिट पिन फॉर मेन पिन फॉर ऑफ नक्कल, ठीक है, यानी कि नक्कल के लिए जो स्प्लिट पिन यूज किया जाता है ये यहाँ पे दिख रहा है 8वां नंबर, ठीक है। 9वां जो दिख रहा है सपोर्टिंग पिन फॉर मेन पिन ऑफ नक्कल, यानी कि 9वां जो है सपोर्टिंग पिन होता है नक्कल का मेन। और 10वां जो दिख रहा है स्प्लिट पिन फॉर सपोर्टिंग पिन, यानी कि ये जो होता है जो सपोर्टिंग पिन होता है उसके लिए क्या करता है स्प्लिट पिन होता है। तो ये जो है हम लोग देख रहे हैं टाइट लॉक जो सेंटर बफर कपलर होता है उसके कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे वो हम लोगों ने देख लिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखेंगे ड्रॉ बार गाइड, यानी कि सपोर्ट सिस्टम जो होता है। इसका मेन फंक्शन होता है द सपोर्टिंग डिवाइस कंप्रोमाइज ऑफ द 4 प्री लोडेड कंप्रेशन स्प्रिंग। किसी में देखिए किसी में जो है 4 स्प्रिंग होती है, ठीक है ना, और किसी में जो होता है 3 स्प्रिंग होता है, 3 स्प्रिंग का सेट होता है। द डिवाइस इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड बोल्टेड टू द कोच स्ट्रक्चर। द कपलर हेड रेस्टेड ऑन द टॉप वियर प्लेट ऑफ द सपोर्टिंग डिवाइस एंड दिस डिवाइस सपोर्ट द कपलर वेट, यानी कि जो कपलर का वेट होता है सेंटर बफर कपलर का वेट होता है इंक्लूडिंग सैंग, तो उसको जो सपोर्टिंग डिवाइस होता है उसको सपोर्ट करता है, ठीक है ना। इसका मेन काम यही होता है ड्रा बार गाइड का, यानी जिसको सपोर्टिंग डिवाइस कहते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं जो सपोर्टिंग डिवाइस होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ होता है। तो जो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं सपोर्ट डिवाइस बीम विथ वियर प्लेट, यानी कि सपोर्ट डिवाइस ये इसमें वियर प्लेट लगे रहते हैं। और यहाँ पे जो दिख रहा है साइड में ए और ए दोनों क्या होता है सपोर्ट डिवाइस फ्रेम होता है, इसको कहते हैं सपोर्ट डिवाइस फ्रेम। और ये जो होती है इस जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है 1 2 3 4 स्प्रिंग दिख रहा है तो कंप्रेशन स्प्रिंग होती है, यानी कि जो है यहाँ पे स्प्रिंग लगा रहता है और इस स्प्रिंग को यहाँ पे जो है नट से टाइट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम देखेंगे ड्राफ्ट गियर, यानी कि जो ड्राफ्ट गियर होती है उसकी असेंबली कैसी होती है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या करा है द ड्राफ्ट गियर इज अ डबल एक्टिंग, यानी कि ड्राइंग एंड बफिंग, यानी कि जो ड्राफ्ट गियर होता है यानी कि इसका दोनों काम होता है, ड्रॉ भी करता है फोर्स को और बफ भी करता है, जो फोर्स होता है उसको बफिंग भी करता है और ड्राइंग भी करता है। डिवाइस फॉर एनर्जी एब्जॉर्प्शन, यानी कि मेन काम इसका होता है एनर्जी एब्जॉर्प्शन का, जैसे कि जब ट्रेन रुकती है तो एक जो कोच लगा हुआ है एडजस्टमेंट में तो उसका कुछ इस तरह से उसका एडजस्टमेंट होता है रुकते समय, तो कंप्रेस होती है, जब कंप्रेस होती है तो जो एनर्जी जनरेट होती है यानी तो उसको बफिंग के थ्रू जो बफिंग एनर्जी होती है उसको क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। और जब ट्रेन चलती है जब चलने लगती है तो एक फोर्स इधर लगता है और एक फोर्स इधर लगता है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको जो ड्राइंग फोर्स होता है जो टेंसाइल फोर्स जिसको कहते हैं, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडिनल टेंसाइल फोर्स, तो इसको जो है एनर्जी क्या करता है फिर ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। मेन काम इसका ड्रॉप गियर का यही होता है, ठीक है। द डिवाइस इज डिजाइन टू फिट इनटू द ड्रॉप्ड गियर पैकेट ऑफ द कोच एंड एब्जॉर्ब द डायनेमिक एनर्जी इन अ बोथ ड्रा एंड बफ मोड, यानी कि ड्रा एंड बफ मोड यानी कि दोनों डायरेक्शन की जो एनर्जी होती है उसको ये जो ड्राफ्ट गियर असेंबली सिस्टम है वो क्या करती है एब्जॉर्ब करती है। अब इसके मेन पार्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, देख लीजिए मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे जैसे कि पहला दिख रहा है, तो यहाँ पहला जो दिख रहा है ये होता है फ्रंट फ्रंट फॉर्क यानी कि बफ प्लेट, यानी कि जो ये पहला दिख रहा है ये है हमारा बफ प्लेट, यानी कि ये जो है बफ प्लेट है। दूसरा जो है एच हाउसिंग, ठीक है ना, दूसरा जो दिख रहा है ये एच हाउसिंग इसको बोलते हैं। तीसरा है मेन बोल्ट, यानी कि तीसरा जो दिख रहा है ये है हमारा मेन बोल्ट, यहाँ पे जो लगा हुआ है अंदर साइड में रहता है ये मेन बोल्ट है। फिर चौथा जो दिख रहा है वेज की सब असेंबली, यानी कि जो चौथा दिख रहा है इसको कहते हैं वेज की सब असेंबली। पांचवा जो दिख रहा है इसको कहते हैं इंटरमीडिएट प्लेट, यानी कि जो पांचवा यहाँ पे दिख रहा है इसको कहते हैं इंटरमीडिएट प्लेट। छठा जो दिख रहा है इसको कहते हैं इलास्टोमेरिक पैड, यानी कि जो छठवां यहाँ पे दिख रहा है ये इलास्टोमेरिक पैड है। सातवां जो दिख रहा है इसको राउंड नट बोलते हैं, यानी कि ये जो है राउंड नट होता है। आठवां जो दिख रहा है इसको बोलते हैं फ्रंट वियर प्लेट, आठवां जो है ये फ्रंट वियर प्लेट है। नौवां जो दिख रहा है इसको कहते हैं रियर्स
स्टॉपर प्लेट सब असेंबली, यानी कि ये जो है रियर स्टॉपर प्लेट विथ सब असेंबली है। अब 10वां जो दिख रहा है इसको कहते हैं लॉक वाशर फॉर बीडीजी मेन बोल्ट, यानी कि जो 10वां यहाँ पर जो दिख रहा है, ठीक है ना, इसको लॉक वाशर फिर बीडीजी मेन बोल्ट होते हैं। 11 जो दिख रहा है ये कहते हैं इसको बुश, यहाँ पर जो लगा हुआ है ये बुश है। तो इस तरीके से हम जो देख रहे हैं ये जो ड्रॉप गियर सिस्टम है उसके जो मेन पार्ट हैं उसको हमने डिस्कशन कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं कोच अंडर फ्रेम। क्योंकि दोस्तों कोच अंडर फ्रेम एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, तो इसका जो है हम वीडियो अलग से लाएंगे, इसमें देख लेते हैं क्या होता है। द फ्रंट पार्ट ऑफ द अंडर फ्रेम इज मेड बाय द ज्वाइनिंग हेड स्टॉक एंड बॉडी बोल्स्टर। Two side steel of the sole bar are made of the W section. Cross member of the frame are made of the folded channel section. Floor is made up of the corrugated sheets. Corrugated through floor is plug welded from top with cross member. ठीक है दोस्तों, इसका हम वीडियो अलग से लाएंगे जिसमें कि सिर्फ हम उसका जो अंडर फ्रेम होता है कोच का उसका पूरा डिस्कशन करेंगे, उसमें क्या क्या होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ कोच, यानी कि जो कोच है, ठीक है ना, यहाँ पे द अपडेटेड एलएचबी कोच वेरिएंट विथ ट्रांसपोर्टेशन कोड, यानी कि जो उसका एक तरफ है डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोच, एक तरफ उसका ट्रांसपोर्टेशन कोड। उसका ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या होता है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है इन ऑन जनरेशन फर्स्ट एसी कोच, यानी कि जो हमारा एलएचबी कोच है जिसमें कि पावर कार लगा रहता है। पावर कार का मतलब होता है कि उसमें जो जनरेशन होता है इन ऑन जनरेशन होता है, ठीक है ना। तो उसका जो कोड होता है LW फर्स्ट एसी कहते हैं। LHB स्टैंड फॉर एल स्टैंड फॉर LHB, W स्टैंड फॉर वेस्टिब्यूल, F स्टैंड फॉर फर्स्ट एसी मतलब एयर कंडीशन, यानी कि ये जो है इंडियन जनरेशन एसी फर्स्ट कोच है, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, देखिए AC 2 टायर EOG स्लीपर कोच, इसको कहते हैं LW AC CW, यानी कि LHB वेस्टिब्यूल AC CW, यानी कि इसका जो कोड होता है स्लीपर 2 टायर का तो CW होता है, ठीक है ना। LHB वेस्टिब्यूल AC CW। अगर AC 3 टायर EOG स्लीपर कोच है तो उसका जो हमारा कोड होगा LW AC CN, यानी कि इसका कोड ये होगा LW AC CN, ठीक है ना। अगर AC 3 टायर कोच है जिसको हम सफ़र में अगर रहता है तो उसका जो कोड होता है LW AC CNH होता है, ठीक है ना। LW AC CN का मतलब वही हो गया LHB वेस्टिब्यूल AC CN, मतलब थर्ड टायर AC हो गया, ठीक है ना, थर्ड टायर AC हो गया। बट अगर एच लिखा हुआ है, अगर एच सफिक्स यहाँ पर देखिए, सफिक्स अगर यहाँ पे लग रहा है इसका मतलब हुआ कि हम सफ़र है, एच स्टैंड फॉर हम सफ़र, ठीक है। अब देखिए AC 3 टायर इकोनॉमी कोच, अगर इकोनॉमी कोच रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, देखिए LW AC CN ये तो सब में कॉमन रहेगा, ठीक है ना। अगर AC थर्ड टायर है तो उसमें ये सब कॉमन रहेगा LW AC CN, ठीक है ना। अगर इकोनॉमी है तो इकोनॉमी स्टैंड फॉर ई, यानी कि ई लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसमें इकोनॉमी है, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे चौथे में, इसमें कह रहा है कि ले आउट ऑफ द LHB AC हॉट बफर कोच, यानी जो पैंट्री कार होता है तो उसका जो कोड होता है तो LW CBAC कहते हैं उसको, यानी कि जो CB होता है वो पैंट्री कार को डिनोट करता है। अब देखिए पांचवा दिख रहा है कि फर्स्ट AC कम AC 2 टायर EOG स्लीपर कंपोजिट कोच, यानी कि ऐसा कोच जिसमें कि फर्स्ट AC भी है और सेकंड AC भी है, तो उसका जो कोड होता है ये होता है LW फर्स्ट AC फिर CWAC, ठीक है ना। तो इसका कोड ये होता है, इसका L स्टैंड फॉर LHB, W स्टैंड फॉर वेस्टिब्यूल, F स्टैंड फॉर फर्स्ट AC, CW का मतलब होता है 2 टायर, ठीक है, और AC मतलब होता है एयर कंडीशन। इसका जो है ये हो जाएगा फर्स्ट AC कम AC 2 टायर EOG स्लीपर कंपोजिट कोच का कोड ये हो जाता है। अब देखिए 6 में कह रहा है, जो 6 है उसमें कह रहा है कि फर्स्ट क्लास कम AC 2 टायर स्लीपर कंपोजिट क्लास, जो कंपोजिट कोच होता है तो उसका कोड होता है LWF CWAC CA, CA स्टैंड फॉर कंपोजिट कोच, ठीक है ना, कंपोजिट कोच। अब देखिए 7वें में यहाँ दिख रहा है कि AC एग्जीक्यूटिव चेयर कार, जो AC एग्जीक्यूटिव चेयर कार होता है तो अगर एग्जीक्यूटिव हुआ है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर एग्जीक्यूटिव यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव चेयर कार तो वहाँ F लिखा रहेगा, यानी कि LWF CZAC, यानी जो चेयर कार होता है उसको हम जो है CZ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? CZ से उसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे।
अब हम 8वें में देख रहे हैं, 8वें में क्या कर रहा है कि देखिए वही 7वें में ही और देख लेते हैं। एसी एग्जीक्यूटिव चेयर कार, यानी जो तेजस में चेयर कार है, तो उसका जो हमारा क्या बोलते हैं कोड क्या होता है, तो उसका जो कोड होता है LFCZAC, यानी कि इसका होता है LFCZAC, इसमें डब्लू नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए 8वें कह रहा है एसी चेयर कार, एसी चेयर कार जो होता है इसका कोड होता है LWSCZAC, यानी कि यस होता है स्टैंड करता है सेकेंड क्लास को, ठीक है ना, यानी कि सेकेंड क्लास एसी चेयर कार है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि अगर यही जो है एसी चेयर कार अगर तेजस में रहेगा तो वहाँ जो है डब्लू हट जाता है, यानी कि उसमें वेस्टिबुल नहीं होता, यहाँ जो डब्लू लगा हुआ है वेस्टिबुल एक चीज़ नहीं होता, ठीक है ना। तो इसका जो है कोड ए होगा LSCZAC, CZ स्टैंड फॉर चेयर कार। अब 9वें में देख रहे हैं, इसमें कह रहा है EOGAC ट्रैक रिकॉर्डिंग कार, यानी जो ट्रैक रिकॉर्डिंग कार होता है तो उसका जो कोड होता है ये होता है LRZAC, ठीक है ना, ये होता है ट्रैक रिकॉर्डिंग कार का। 10वें कह रहा है EOG इन अन जनरेशन AC ट्रैक रिकॉर्डिंग स्टॉप कार, अगर स्टॉप कार रहेगा तो उसको LRDAC कहते हैं, यहाँ पे डी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 11 कह रहा है कि डेटा एक्वाजिशन एंड एनालिसिस कार, यानी कि LHB इंडियन जनरेशन AC ओसिलोग्राफ कार जो होती है, तो उसका जो फुल फॉर्म होता है LWOGCARAAC, यानी कि जो डेटा इक्वलाइजेशन एंड एनालिसिस कार जो कहते हैं, जो LHB EOGAC ओसिलोग्राफ कार जो होता है उसका जो हमारा कोड होता है LWOGCARAC होता है। नेक्स्ट इसमें 12 में कह रहा है जो हमारा LHB EOGAC ऑब्जर्वेशन कार होता है तो उसका जो कोड होता है LACOC, ये होता है उसका कोड, ठीक ना। अब 13 में हम लोग देख रहे हैं अनुभूति कोड जो होता है उसका जो कोड होता है उसका यह कोड होता है LWAFCZAC, यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये अनुभूति कोच है। दोस्तों अब 14 हम देख रहे हैं, इसमें कह रहा है ब्रेक लगेज कम जनरेटर कार, यानी कि ब्रेक लगेज कम जनरेटर कार, जिसका जो कोड होता है LWLRRM होता है, ठीक है ना, LWLRRM इसका जो होता है कोड होता है। नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं हाई कैपेसिटी LHB पावर कार विथ 750 किलो वोल्ट DA, यानी कि जो DA सेट, ठीक है ना, 750 किलो वोल्ट जिसमें कि DA सेट होता है, तो उसका जो वो होता है कोड तो LWLRRMH, ठीक है ना, एच का मतलब कि हाई कैपेसिटी, यानी कि हाई कैपेसिटी LHB पावर कार भी 750 किलो वोल्ट एम्पियर DA सेट, यानी कि डीजल इसका DA सेट का फुल फॉर्म होता है जो DG सेट जो होता है जनरेटर जो लगे रहते हैं, ठीक है ना, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो उसका कोड ये होता है। 16 का है कि सेकेंड AC डबल डेकर चेयर कार, यानी कि इंडियन जनरेशन विद 3135 mm, यानी कि इसकी हाइट होती है, तो इसका जो कोड होता है LWSCZDAC, यानी कि LW यानी कि LHB वेस्टिबुल, S स्टैंड फॉर सेकेंड क्लास, CZ का मतलब चेयर कार, D का मतलब डबल डेकर, AC का मतलब एयर कंडीशन, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म हुआ। अब देखिए 17 में कह रहा है कि AC सेकेंड AC डबल डेकर चेयर कार इन अन जनरेशन विद 350 mm, ठीक है ना, इसका जो है इसी में LWSCZDAC इसी में क्या लिख देंगे 1, ठीक है ना, 1 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसमें जो है जो 350 mm वाला ये है, ठीक है ना। अब देखिए 18 का रहा है EOG इंस्पेक्शन करियर, यानी कि इन अन जनरेशन इंस्पेक्शन करियर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव है, ठीक है ना, तो उसका जो कोड होता है LRA होता है, ठीक है ना। अगर नॉर्मल कोड होता है तो इंस्पेक्शन करियर का RA होता है, ठीक है ना, बट अगर इन अन जनरेशन इंस्पेक्शन करियर हो यानी कि LHB कोच है तो उसका होता है LRA, L स्टैंड फॉर LHB कोच, ठीक है ना। अगर LHB कोच में RA लगा हुआ है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं LRA, LRA।
ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट देखते हैं 19 में क्या रहा है, इन अन जनरेशन एसी इंस्पेक्शन कैरीज एडमिनिस्ट्रेटिव। इसका जो हमारा कोड होता है LRAAC, यानी कि अगर एयर कंडीशन है तो LRAAC, ठीक है। अगर AC लगा हुआ है तो उसमें AC एयर कंडीशन का कोड आ जाएगा, ठीक है ना। 20 में क्या रहा है, इन अन जनरेशन HOG कंप्लिएंट AC ब्रेक लगेज कम जनरेटर कार सिंगल DA सेट विथ कंपोजिट कंपार्टमेंट फॉर दिव्यांगजन पैसेंजर, ठीक है। यानी कि इसमें यह करा है कि ऐसा कोच है जिसमें कि हमारा पहली बात AC सिस्टम मतलब एयर कंडीशन है, उसके साथ ही साथ इसमें जो है ब्रेकिंग मतलब हैंड ब्रेक भी है, ठीक है ना। यानी कि इसमें हैंड ब्रेक भी है, लगेज भी है, जनरेटर कार भी है, सिंगल DG सेट भी है, ठीक है ना। और कंपार्टमेंट है इसमें दिव्यांगजन लोगों के लिए, ठीक है ना, जो दिव्यांग विकलांग लोग होते हैं उनको बैठने के लिए, जिनको अब दिव्यांगजन कहा जाता है, ठीक है। इंडन जनरेशन या हेडन जनरेशन है तो उसको का कोड क्या होगा, उसका कोड होता है LWL RRAM, D स्टैंड फॉर दिव्यांगजन, और एयर कंडीशन, यानी कि एयर कंडीशन और क्या बोलते हैं दिव्यांगजन के लिए कोच है, ठीक है। 21 में कह रहा है EOGAC विस्टाडोम कोच, तो इसका जो कोड होता है LWCTZAC, यानी कि इसका कोड ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है EOGAC 3 टायर इकोनॉमी, यानी कि AC 3 टायर इकोनॉमी है तो इसका जो कोड होता है LWACCNE, ठीक है ना। AC 3 टायर इकोनॉमी, इसका कोड ये होगा। 23 में कह रहा है पेंट्री कम डेनिंग कार फॉर डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म, तो इसका जो कोड होता है LWCBACDQ, ठीक है ना। CDQ मतलब कि डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस जो होता है, तो इसका जो है इस तरीके से कोड रहता है, पेंट्री कम डेनिंग कार फॉर डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इसका कोड ये रहता है LWCBACDQ। अब देखिए 24 में कह रहा है कि हाई कैपेसिटी पार्सल वैन, तो इसका जो LHB कोच में अगर हाई कैपेसिटी पार्सल वैन है तो इसका कोड होगा LVPH, ठीक है, इसका कोड होता है। 25 में GS कोच, ठीक है, जिसको अंत्योदय दीनदयाल कोच जो होते हैं तो उसको LWS से डिनोट करते हैं, यानी कि इसको जो है LWS से डिनोट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ फुल फॉर्म दिया है, EOG का मतलब होता है इंडन जनरेशन, HOD का मतलब होता है हेड ऑन जनरेशन, ठीक है। यानी कि जो पावर कार लगा हुआ है अगर रैक के पीछे लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं इंडन जनरेशन, और अगर वो जो जस्ट इंजन के बगल में लगा हुआ है पावर कार और वहाँ से जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अगर वहाँ से DG सेट चल रहा है तो उसको कहते हैं हेड ऑन जनरेशन। अब हम देखेंगे यहाँ पे स्प्रिंग के बारे में, तो यहाँ पे स्प्रिंग के बारे में यहाँ देख रहे हैं डिटेल ऑफ द प्राइमरी स्प्रिंग फॉर अ डिफरेंट वेरिएंट ऑफ LHB कोच, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे इधर दिया हुआ है जैसे कि प्राइमरी आउटर स्प्रिंग के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है यहाँ, और इधर दिया हुआ है कितने उसमें नंबर ऑफ कॉइल होते हैं, उसकी फ्री हाइट कितनी होती है, वायर का डायमीटर कितनी होती है, आउटर डायमीटर कितनी होती है, इनर डायमीटर कितनी होती है, हाइट अंडर लोडेड KGF कितना है, ठीक है ना, MM कितना है, उसका कलर कोड क्या होता है, यहाँ पे कलर कोड भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं तो जो AC2 टायर है, ठीक है ना, AC2 टायर, यहाँ पे AC2 टायर, AC3 टायर, पेंट्री कार, AC फर्स्ट क्लास, AC चेयर कार, ठीक है ना, AC चेयर कार फर्स्ट क्लास जिसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, पावर कार, इन सब का काम, सॉरी यहाँ पे इतना चीज़, ये पावर कार नहीं है, तो इतने चीज़ का जो है यहाँ पे जो है कॉमन क्या है, तो नंबर ऑफ कॉइल स्प्रिंग जो होती है 5.5 होती है, फ्री हाइट जो होती है इसके 324.5 mm होता है, वायर डायमीटर 38 mm होता है, आउटर डायमीटर 257 mm होता है, इनर डायमीटर 181 + 3 - 0 mm होता है, ठीक है ना। अंडर लोड KGF कितना होता है 2948, ठीक है, और ये जो है MM पूछ रहा है तो 264 + 0 - 4 mm, ठीक है ना। अगर कलर कोड पूछ लेगा तो ये जो कलर होती है स्प्रिंग का ये ग्रीन कलर का होती है, ठीक है, समझ में आ गया। अब जो है पावर कार देखेंगे तो पावर कार में जो है यहाँ पे पावर कार में देखेंगे तो इसका जो नंबर ऑफ कॉइल होता है 5.75 होता है, फ्री हाइट होती है इसकी 337 mm, वायर डायमीटर होता है 40 mm का, आउटर डायमीटर 259 mm, इनर डायमीटर होता है 179 + 3 - 0 mm, अंडर लोडेड KGF जो होता है 4825
6.5 जो है 8 टन में रहेगा, ठीक है ना। सॉरी, टन में नहीं, टन में इतना कहाँ हो पाएगा, टन में नहीं होगा ये, पता नहीं क्या चीज़ है दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे जो दिया है 252 + 0 - 4 और उसका जो पावर कार में जो स्प्रिंग रखती है उसका जो कलर कोड होता है वो येलो कलर का होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्राइमरी इनर स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन। तो प्राइमरी इनर स्प्रिंग कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे कॉमन है कि AC 2 टायर, AC फर्स्ट क्लास, पेंट्री कार, AC चेयर कार एग्जीक्यूटिव, AC चेयर कार, इन सब में जो है कॉमन है। तो इसमें कॉमन क्या है कि जो हमारा जो नंबर ऑफ कॉइल जो है 7.5 है, इतनी ये जो है क्या हाइट है, ये फ्री हाइट है, ठीक है। ये फ्री हाइट है इतना 324.5 mm, 26 mm जो है इसकी क्या है वायर डायमीटर है, 164 जो है इसका आउटर डायमीटर है, ठीक है। इनर डायमीटर जो है 112 + 3 - 0 mm है यहाँ पे, ठीक है ना। और इसका जो अंडर लोडेड कंडीशन KGF जो है 1736 mm है और यहाँ पे जो mm दिया है 264 + 0 - 4 mm, ठीक है ना। इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। और यहाँ पे देखेंगे अब कि AC 3 टायर और पावर कार, इसका नंबर ऑफ कॉइल जो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉइल दिख रहा है, नंबर ऑफ कॉइल जो है ये 7.8 होता है, फ्री हाइट जो होता है 337 mm होती है, इनर डायमीटर जो होती है और वायर डायमीटर जो है ये 27 mm है और जो है आउटर डायमीटर जो है 165 mm है और यहाँ पर जो दिया हुआ इनर डायमीटर जो है 111 + 3 - 0 mm है और यहाँ पर जो दिया है हाइट अंडर लोडेड KGF जो है ये 2690 mm होगा। अगर हाइट है तो फिर क्या है mm में होगा दोस्तों, भी समझ में आएगा, ठीक है ना। और ये जो है mm पूछा ये 252 + 0 - 4, इसका जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है, यहाँ पे दिखा हुआ है येलो कलर, ठीक है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सेकेंडरी स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। डिटेल ऑफ द सेकेंडरी स्प्रिंग फॉर ए डिफरेंट वेरिएंट ऑफ LHB कोच। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है कि यहाँ पे AC 2 टायर, AC फर्स्ट क्लास, पेंट्री कार, AC चेयर कार एग्जीक्यूटिव जिसको कहते हैं, AC चेयर कार, इन सबको जो है नंबर ऑफ कॉइल जो है 6.6 mm है, फ्री हाइट जो है 707 mm है और ये जो है वायर का डायमीटर 50 mm है और आउटर डायमीटर जो है 418 mm है, इनर डायमीटर 318 mm और जो हाइट अंडर लोडेड कंडीशन 4796 mm और ये 512 + 0 - 5 mm। इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। अब यहाँ इसमें दिख रहे हैं, इसमें AC 3 टायर पावर कार, ठीक ना, इन दोनों का जो होता है सेम होता है। तो यहाँ पे जो है यहाँ दिख रहा है नंबर ऑफ कॉइल इसमें 7 होता है, फ्री हाइट इसका 702 mm होता है और जो कॉइल डायमीटर होता है 55 mm का होता है, इनर आउटर डायमीटर 427 mm, इनर डायमीटर 313 + 3 - 0 mm। अंडर लोडेड कंडीशन जो हाइट होती है 741 mm होती है, 515 + 0 - 5 पे होता है और येलो कलर का इसका कोड होता है। अब इसी तरीके दोस्तों इसमें देख रहे हैं सेकेंडरी जो है इनर स्प्रिंग। तो इनर स्प्रिंग में इसमें भी देखिए जो इनर स्प्रिंग है इसका जो दिख रहा है यहाँ कॉम्बिनेशन AC 2 टायर, AC फर्स्ट क्लास, AC 3 टायर, पेंट्री कार, AC चेयर कार एग्जीक्यूटिव, AC चेयर कार, इसका जो नंबर ऑफ कॉइल होता है 8.3 होता है। इसकी जो फ्री हाइट होती है वो 663 mm होती है, कॉइल डायमीटर 34 mm होती है और इधर जो है आउटर डायमीटर जो होता है 280 mm + 0 - 2 mm, इनर डायमीटर 212 mm, अंडर लोडेड कंडीशन में जो हाइट होती है 2575 mm होती है और जो 468 + 0 - 5, इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। इसी तरीके दोस्तों इसका पावर कार जो है, पावर कार साइड सेकेंड, इसका जो है थोड़ा डिफरेंट है, इसका 8.5 पे है कॉइल, नंबर ऑफ कॉइल 658 mm है, 37 mm पे जो है कॉइल की जो है डायमीटर है, वायर की डायमीटर है। फ्री हाइट इसका 280 + 0 - 2 mm, 206 इसका आउटर डायमीटर और इसकी जो हाइट होती है ये 3488 अंडर लोडेड कंडीशन में होती है और इसका जो कलर होता है और ये येलो कलर का होता है। इसी तरीके पावर कार
फर्स्ट साइड इसका दिया हो साइड फर्स्ट, तो इसमें जो देखिए दोस्तों सब इधर दिया हुआ है, इसका जो कलर होता है लास्ट में देख लीजिए ब्लू कलर का होता है यहाँ पे, यानी कि जो कलर है ये ब्लू कलर का है लास्ट में। बाकी सब आप देख लीजिएगा। इस तरीके से दोस्तों जो है एलएचबी के जो मेंस पार्ट थे इस लेक्चर में कवर हुआ। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद दोस्तों।